वेलकम टू बेसिक शाला। आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं चाइल्ड साइकोलॉजी से जुड़े हुए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो कि सी टेट और बाकी सारे ही स्टेट टेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं इंग्लिश वर्जन में। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय हेरिडिटी एंड अदर्स मोर बाय एनवायरमेंट। A child's ability to learn and perform is completely decided by the genes. एक स्टूडेंट कैसे सीखेगा वो कम्प्लीटली जीन्स के द्वारा डिसाइड होता है, उसमें एनवायरमेंट का कोई रोल नहीं होता है। तो ऐसा तो नहीं है, दोनों का ही इक्वल इंपॉर्टेंस होती है, इसीलिए ये क्रॉस लगा देंगे। गुड केयर एंड अ न्यूट्रिशियस डाइट कैन फाइट ऑफ एनी डिसऑर्डर अ चाइल्ड इज बॉर्न विथ। क्या अगर चाइल्ड के साथ कोई इनबॉर्न वो डिफेक्ट के साथ आया है दुनिया में, तो क्या ये पॉसिबल है कि उसको न्यूट्रिशियस फूड के द्वारा कैसा भी उसका जो चैलेंज है, कैसा भी उसका जो डिफेक्ट है वो दूर किया जा सकता है? तो ऐसा भी नहीं है। कुछ डिफेक्ट ऐसे होते हैं कि वो हमेशा ताउम्र हमारे साथ चलते हैं। एनवायरमेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल ओनली इन द चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्या हमारी जो एनवायरमेंट है वो चाइल्ड के लैंग्वेज लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, केवल लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट में। बाकी सारे एस्पेक्ट्स में एनवायरमेंट की कोई रोल नहीं होती है। तो ये भी गलत है, क्योंकि एनवायरमेंट की रोल सारे ही डेवलपमेंट के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं सभी में होती है। इस तरह ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू पियाजेस थियरी। आपको बताना है कि पियाजे की थियरी के बारे में क्या स्टेटमेंट सही नहीं है। डेवलपमेंट अकर्स इन क्वालिटेटिव स्टेजेस, तो ये तो बिल्कुल सही है। हमारे जो पियाजे थे उन्होंने क्वालिटेटिव स्टेजेस में बांटा था डेवलपमेंट को। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट दियर वर्ल्ड, ये भी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने जो चिल्ड्रन है उसको स्मॉल साइंटिस्ट कहा था और कहा था कि वो दुनिया के बारे में अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। देखिए ये जो कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस की बात है कि जितना ज़्यादा आप किसी काम को करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे, ये बात कही थी हमारे बिहेवियरिस्ट ने। और हमारे बिहेवियरिस्ट कौन है? थॉर्नडाइक हैं, स्किनर हैं। तो इस तरह से ये वाला जो ऑप्शन है वो पियाजे की थियरी के साथ मैच नहीं करता है और इसीलिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं। चिल्ड्रन एक्ट ऑन दियर एनवायरमेंट, जो बच्चे हैं वो अपने एनवायरमेंट के साथ एक्ट करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू पियाजे की थियरी। चलिए, प्ले हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीजन्स एक्सेप्ट। जो गेम्स होते हैं वो बच्चे के लिए क्या क्या चीज़ें के लिए सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। आपको वो एक चीज़ फाइंड आउट करनी है जो गेम्स के द्वारा डेवलप नहीं होती है या मैनेज नहीं होती है। दे गेन मास्टरी ओवर दियर बॉडी, तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है। जितना ज़्यादा हम स्पोर्टी होंगे, जितना ज़्यादा गेम्स में इंक्लूड होंगे, उतना ज़्यादा हमारी बॉडी पे हम मास्टरी गेन कर सकते हैं। इट स्टिमुलेट्स दियर सेंसेस, ये बच्चों के सेंसेस को स्टिमुलेट करता है, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। इट इज़ जस्ट अ प्लीजेंट वे ऑफ स्पेंडिंग टाइम। दे एक्वायर न्यू स्किल्स एंड लर्न व्हेन टू यूज़ देम। तो गेम के द्वारा बच्चे न्यू स्किल्स एक्वायर करते हैं, टीम में कैसे वर्क करना है, अपने विक्ट्री को कैसे सेलिब्रेट करना है, कैसे मैनेजेबली सेलिब्रेट करना है और कैसे अपनी हार को फेस करना है। ये सारी ही चीज़ें बच्चा सीख जाता है, ये सारी ही स्किल्स को मैनेज करना सीख जाता है गेम्स के थ्रू। बट हमारा ऑप्शन 3 जो है, इट इज़ अ प्लीजेंट वे टू स्पेंड टाइम, ये मोर अप्रोप्रिएट नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन। आपको बताना है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट है। लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग, थीमेटिक यूनिट्स, रेगुलर यूनिट टेस्ट, रैंकिंग। तो देखिए रैंकिंग तो अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। कोई भी जो हम इवैल्यूएशन असेसमेंट कर रहे हैं उसका मकसद ये कभी नहीं होता है, उसका ऑब्जेक्टिव ये कभी नहीं होता है कि हम बच्चों को रैंक करें। हालांकि करते हैं उसके बाद हम, बट मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता है कि हम बच्चों को रैंक देकर बांट दें कि आप एवरेज हो, आप क्रीम हो, आप अबव एवरेज हो, आप बिलो एवरेज हो, इस टाइप से। तो ये तो क्रॉस लग गया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट में क्या हमारी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। पर्सनलाइज लर्निंग, एबिलिटी ग्रुपिंग, लेबलिंग स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ भी ये नेगेटिव टर्म आ गई, लेबल देना बच्चों को। ऑब्जेक्टिव का मतलब जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसका मतलब कभी ये नहीं होगा कि आप बच्चों को लेबल करेंगे। प्रोजेक्ट मेथड, एबिलिटी ग्रुपिंग, रैंकिंग, अगेन रैंकिंग वर्ड आ गया है तो ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए ये भी हमारा क्रॉस हो जाएगा। प्रोग्रेसिव एजुकेशन को
मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब करता है ऑप्शन नंबर 1, जहाँ लर्निंग बाय डूइंग होगी, प्रोजेक्ट मेथड्स होंगे, कोऑपरेटिव लर्निंग होगी, वहाँ प्रोग्रेसिव एजुकेशन होगी। एक बार फिर से हमारा क्वेश्चन आ गया है प्रोग्रेसिव एजुकेशन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्सप्लेन्स एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। आपको बताना है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो मेन कॉन्सेप्ट है, इसके बेस में जो काम करता है वो कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा थॉट काम करता है। स्कूल एजुकेशन शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल। क्या स्कूल एजुकेशन को बहुत लंबे टाइम तक चलना चाहिए? तो ये तो एक मीनिंगलेस बात है। कोई भी थियोरी जो हम पढ़ेंगे वो कभी ये नहीं कहेगी कि हमारी जो स्कूल एजुकेशन है वो ताउम्र चलती रहनी चाहिए। स्कूल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, चिल्ड्रन कैन लर्न फ्रॉम दियर स्कूल लाइफ एक्सपीरियंसेस। स्कूल ज़रूरी नहीं है, बच्चा जो सीखेगा वो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखेगा। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन ये नहीं है, क्योंकि ये बात कही थी हमारे प्रकृतिवादियों ने, ये बात कही थी रूसो ने कि हमें स्कूल की ज़रूरत नहीं है, बच्चे को फ्री छोड़ दो, वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस से ही सीखेगा, वही उसकी टीचर है। इस तरह ये भी क्रॉस हो जाएगा। एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड, लाइफ इज द ट्रू एजुकेटर। तो ये वाला भी भाई क्रॉस है, और ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का थॉट ये कहता है कि एजुकेशन जो है स्कूल्स में वो हमारी रियल लाइफ का एक शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए, एक रेप्लिका होना चाहिए, उसी की तरह हमारे स्कूल्स होने चाहिए जैसी बाहर हम जिंदगी जीते हैं। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, जिससे कि बच्चा स्कूल पास करने के बाद जब वो अपने रियल लाइफ को फेस करे तो उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो। एन एंड्रोजिनस पर्सनैलिटी, एंड्रोजिनस पर्सनैलिटी के बारे में पूछा गया है। रेफर्स टू मैन विथ फेमिनिन ट्रेट्स, हैज़ अ बैलेंस ऑफ वॉट जनरली कंसिडर्ड मैस्कुलिन एंड फेमिनिन ट्रेट्स, टेंड्स टू बी असर्टिव एंड एरोगेंट, एडहेयर्स टू स्टीरियोटिपिकल जेंडर रोल्स परवेलेंट इन द सोसाइटी। तो इसका हो जाएगा जी कि एंड्रोजिनस पर्सनैलिटी यानी उभयलिंगी व्यक्तित्व वो होता है जिसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन ट्रेट्स इक्वली बैलेंस होते हैं। नेक्स्ट वन इज चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जेंडर रोल यानी कि आप एक यू आर अ बॉय, आपको ऐसे बिहेव करना है, यू आर अ गर्ल इसलिए आपको ऐसे बिहेव करना है, ऐसे चलना है, थोड़ा शांत स्वभाव आपका होना चाहिए, थोड़ी आवाज़ आपकी सॉफ्ट होनी चाहिए। इस तरह के जो ये रोल्स हैं, तो कौन कौन सी वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमें हमारे जेंडर रोल समझाती हैं? क्या मीडिया हमें समझाती है? बिल्कुल, मीडिया हमें हमारे रोल समझाती है। मूवीज़ हमें बिल्कुल बताती हैं कि एकता कपूर का अगर सीरियल है तो आपको प्रॉपर साड़ी, चुन्नी वो सब ध्यान रखना है, और आपको अगर शादी हो रही है तो आपको किचन में जाके काम सीखना है। तो मीडिया हमें ये बताता ही रहता है कि आप मेल हैं आप ऐसे बिहेव कीजिए, आप फीमेल हैं आप ऐसे बिहेव कीजिए। सोशलाइजेशन प्रोसेस में भी हमारी सोसाइटी हमें बताती ही रहती है कि आपको कैसे बिहेव करना है। कल्चर, हमारी कल्चर हमें बताती है, जैसे लैंग्वेज इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कल्चर का, और लैंग्वेज में कितने डिफरेंसेस होते हैं कि हमारी सोसाइटी में स्लैंग वर्ड यूज़ करना फीमेल के लिए कॉमन नहीं है बट मेल के लिए कॉमन है। मेल अगर बोलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन अगर फीमेल बोलेगी तो उसके कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो आप देख रहे हैं कि कल्चर भी हमें हमारे जेंडर रोल समझा रहा है। ट्यूटरिंग, ये जो ट्यूशन है, ये ट्यूटरिंग जो है ये कुछ खास रोल प्ले करती नहीं दिखाई देती है जेंडर रोल्स में, जेंडर रोल्स को हमें समझाने में। तो इस तरह ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैज़ बीन दैट, स्टैंडर्डाइज टेस्ट का आपको एक क्रिटिक बताना है, उसकी आलोचना बतानी है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट यानी कि जो बनाए जाते हैं फिर उनको टेस्ट लगा के देखा जाता है, पहले स्मॉल ग्रुप पे, फिर मीडियम ग्रुप पे, फिर लार्ज ग्रुप पे, और उसके बाद जब उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, क्रेडिबिलिटी सब चेक कर लेते हैं तब उनको अप्लाई किया जाता है एक बड़े ग्रुप पे। जैसे हमारे टेट हैं, सी टेट हैं, हमारे नेट हैं, ये जितने भी टेस्ट हैं वो सारे के सारे स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं। दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड आर देयरफॉर बायस्ड। वो एक मेन स्ट्रीम कल्चर को डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और इसीलिए बायस होते हैं। यानी कि जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए ये टेस्ट कुछ स्पेशल प्रोविज़न नहीं करते। मान लीजिए कोई फिजिकली चैलेंज्ड है या फिर मेंटली चैलेंज्ड है, तो उनको ध्यान में रखकर ये टेस्ट नहीं बनाए जाते, बल्कि जो नॉर्मल एक एवरेज बच्चा है उसी को ध्यान में रखते हुए एक एवरेज आईक्यू के लिए ये टेस्ट को जनरेट किया जाता है। क्या ये सही है? पढ़ने में तो सही लग रहा है, बाकी हम नीचे वाले ऑप्शंस देख लेते हैं। दियर लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उनकी लैंग्वेज बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान में रख के बनाई जाती है कि अगर हम 10th क्लास का एग्ज़ाम ले रहे हैं तो 10th क्लास के बच्चे की जो
लैंग्वेज है उसका स्टेटस क्या होगा, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, उसी को ध्यान में रख के 10th क्लास का स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाया जाएगा। 12th क्लास का भी इसी तरह बनाया जाएगा। अब चूंकि बीटीसी के बाद और टेट और सीटेट वाले जितने भी अप्लाई करने आ रहे हैं उनकी लैंग्वेज उसी तरह से होगी, तो लैंग्वेज का तो बिल्कुल स्टैंडर्डाइज टेस्ट में ध्यान रखा जाता है, यानी कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड तो नहीं होना चाहिए। द टेस्ट कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड ऑन लार्ज पॉपुलेशंस। तो स्टैंडर्ड जो ये हमारे टेस्ट होते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट, इनका ये मेन फीचर ही होता है कि आप इसको कितने भी बड़े ग्रुप पे अप्लाई कर सकते हैं। पूरे देश में लाखों लाख कैंडिडेट्स एक ही साथ स्टैंडर्डाइज टेस्ट देते हैं, तो ये तो इसकी खासियत है, ये इसका क्रिटिक नहीं है। दे डू नॉट गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ अ चाइल्ड्स एबिलिटी। स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाए ही इसलिए जाते हैं कि बच्चे की जो एबिलिटी है उसको क्लियरली डिपिक्ट कर सके हमारा टेस्ट, तो ये बिल्कुल क्रॉस हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट। मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियोरी क्या कहती है कि इंटेलिजेंस कैन बी रैपिडली एक्सेलरेटेड, क्या इसको बढ़ाया जा सकता है। इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड्स। पेपर पेंसिल टेस्ट आर नॉट हेल्पफुल, इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीप्लाइड विद इफेक्टिव पैडागोजी। क्या ये पॉसिबल है कि उसको उसके स्पीड को मल्टीप्लाई किया जा सके इफेक्टिव पैडागोजी लगा के। तो लर्निंग बढ़ाई जा सकती है बट इंटेलिजेंस आईक्यू नहीं बढ़ाया जा सकता। आईक्यू तो इट इज़ नेचुरल, थोड़ा बहुत एलिवेट किया जा सकता है बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर तो ये नहीं होगा। आप ऑप्शन सेकंड देखिए, इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप। मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी यही कहती है कि हमारी जो इंटेलिजेंस होती है वो काफ़ी टाइप की होती है, मल्टीपल होती है। नेक्स्ट वन इज टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग टू। आपको बताना है कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग टीचर किन किन चीज़ के लिए यूज़ कर सकता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है हमारा जो हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, यानी कि हमारे जो यूटीज़ होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, इनका मकसद क्या होता है कि बच्चे को जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोज करें, प्रॉब्लम को पहचानें, उसका रीज़न जानने की कोशिश करें और फिर हम बच्चे को रेमेडी दें, उसका उपचार कर दें, राइट। लेकिन हमारे जो एसेज होते हैं उनका अल्टीमेटली क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि ये वाला जो प्रोसेस है ऊपर वाला, बच्चे को हमने प्रॉब्लम जान लिया, उसका डायग्नोज कर लिया और उसके बाद हमने रेमेडी भी दे दी, अब हम डिसाइड करते हैं कि इसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना है या नहीं करना है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है समेटिव असेसमेंट का। तो आपको बताने हैं कि ये दोनों ही टेस्ट, इन दोनों ही टेस्ट के हेल्प से हम क्या पॉइंट, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो दोनों ही टेस्ट के लिए फिट बैठता है। नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल, तो ये बिल्कुल सही बात है, बच्चे की प्रोग्रेस और अचीवमेंट लेवल का पता चलता है इन दोनों ही टेस्ट से। नो लर्निंग नीड्स ऑफ चाइल्ड एंड सेलेक्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली, तो ये बात हमारी एफए के लिए सही है, एसए के लिए ठीक नहीं है। ऐसे चाइल्ड्स परफॉर्मेंस एट पीरियोडिक इंटरवल्स एंड सर्टिफाई हिज हर परफॉर्मेंस, तो पीरियोडिक लेवल पे तो एफएज होते हैं, यानी कि यूनिट टेस्ट होते हैं, समेटिव तो होता नहीं है, तो ये भी एफए के लिए ठीक है। मॉनिटर चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड सेट अप्रोप्रिएट गोल्स टू फिल दियर लर्निंग गैप्स, बच्चे की प्रोग्रेस को लगातार मॉनिटर करना एफए का ही काम होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का ही काम होता है, ना कि समेटिव असेसमेंट का। इस तरह ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों ही टेस्ट का जो ऑब्जेक्टिव होता है, और ऑब्जेक्टिव ना भी कहें तो दोनों ही टेस्ट के थ्रू हमें चिल्ड्रन की प्रोग्रेस और अचीवमेंट लेवल के बारे में पता चल जाता है। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू CCE कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से सवाल पूछा गया है। कौन सा इनमें से संबंधित नहीं है CCE से। इट हैज़ बीन मैंडेटेड बाय द राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया। इट इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इट फोकसेस ऑन चाइल्ड्स अचीवमेंट इन डिफरेंट लर्निंग एरियाज। इट इज़ यूजफुल टू लेबल चिल्ड्रन एज स्लो, पुअर और इंटेलिजेंट। तो देखिए, ये हमारे किसी भी लर्निंग प्रोसेस या फिर इवैल्यूएशन प्रोसेस का हिस्सा नहीं होता है कि बच्चों को पुअर और इंटेलिजेंट में या फिर स्लो लर्नर्स में लेबल किया जाए। तो बाकी सारे ऑप्शंस हमारे रिलेटेड है CCE से, बट ये वाला जो ऑप्शन है 4th, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यही ऐसा ऑप्शन है कि CCE से रिलेटेड नहीं है। गिफ्टेडनेस इन चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, ये जो गिफ्टेडनेस है बच्चे की, यूनिकनेस है, ये किस वजह से होती है। एन इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट की वजह से, और रिसोर्स रिच एनवायरमेंट की वजह से, सक्सेसफुल पेरेंट्स की वजह से, या फिर डिसिप्लिन रूटीन की वजह से। तो हमारी जो गिफ्टेडनेस होती है किसी भी बच्चे की, वो एक इंटरप्ले या इंटरेक्शन की वजह से होती है जो कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बीच में होती है। इस वजह से ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड्स नीड अ क्लासरूम एनवायरमेंट विच,
जो हमारे डिसएडवांटेज क्लास के बच्चे हैं उनके लिए हमें कैसी क्लासरूम हेल्पफुल हो सकती है। टीचर्स देम गुड बिहेवियर, जो उनको गुड बिहेवियर सिखाए। वैल्यूज़ एंड यूजेस दियर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज, जो उनके कल्चर और लिंग्विस्टिक नॉलेज को यूज़ करे। तो बिल्कुल पॉजिटिव लग रहा है, इसको साइड पे रख लेते हैं। डिस्करेज द यूज़ ऑफ दियर लैंग्वेज सो दैट दे लर्न द मेन स्ट्रीम लैंग्वेज, उनके साथ उनकी लैंग्वेज को हम यूज़ करने के लिए डीमोरलाइज करें, जिससे कि वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज, मेन स्ट्रीम लैंग्वेज सीख पाएँ। तो ऑब्जेक्टिव हमारा है कि उनको मेन स्ट्रीम या स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज भी आए, बट उसके लिए हम उनके अपने लैंग्वेज को डीमोरलाइज नहीं कर सकते। हमें सारी ही लैंग्वेजेस को रिसोर्स की तरह यूज़ करना है, एक बैरियर की तरह हमें नहीं देखना है। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो ये तो क्रॉस हो जाएगा। कैटेगराइजेज चिल्ड्रन बेस्ड ऑन दियर एबिलिटीज़, फिर से कैटेगराइजेशन की बात आ गई। तो कैटेगराइजेशन तो ऑब्जेक्टिव कहीं हमारा एजुकेशन में है ही नहीं, ये तो बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए ऑप्शन सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द इंटरवेंशन नीडेड फॉर क्रिएटिव एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन इन द क्लासरूम रेस्ट ऑन, जो हमारे क्रिएटिव और टैलेंटेड चिल्ड्रन हैं उनके साथ टीचर को क्या करना चाहिए, कैसे उनकी जो टैलेंटेडनेस है या फिर जो क्रिएटिविटी है वो बाहर लेके आनी चाहिए। यूज़ ऑफ कस्टमाइज एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड्स बाय द टीचर, कि वो कस्टमाइज उनके हिसाब से, मान लीजिए कि क्लास में 9 बच्चे हैं, वो सारे एक जैसे हैं, लेकिन एक बच्चा है वो यूनिक है, टैलेंटेड है, क्रिएटिव है। तो स्टूडेंट, क्या टीचर ऐसा कर सकता है कि 9 बच्चों को वो जो टेस्ट दे रहा है इजी वाला, जो हमारा 10वां बच्चा है उसके लिए कुछ अलग उसमें क्वेश्चंस लिख दे, जिससे कि उसकी क्रिएटिविटी निकल कर आए? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ये ठीक रहेगा? या फिर गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू देम, उनको एक्स्ट्रा टाइम दे, या फिर बीइंग अफेक्शनेट टुवर्ड्स देम, उनको ज़्यादा प्यार करे, अफेक्शन उनके साथ ज़्यादा रखे, या फिर गिविंग देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग अदर चिल्ड्रन, उनको दूसरे बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दे दे। तो देखिए, अगर हमें उनकी क्रिएटिविटी बाहर निकालनी है, उसको ऑप्टिमल लेवल पे लेके जाना है उनके टैलेंट को, तो हमें कस्टमाइज्ड और स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड को यूज़ करना पड़ेगा एज अ टीचर। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज इज नॉट अ सुटेबल वे टू हेल्प हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन लर्न। अगर कोई एक हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन है तो उसको हमें लर्न करवाने के लिए कौन सी चीज़ ऐसी हैं जो फॉलो नहीं करनी चाहिए इन स्टेटमेंट्स में से? ब्रेकिंग अप अ टास्क इनटू स्मॉल मैनेजेबल सेगमेंट्स, ऑफरिंग ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ लर्निंग, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, हम ऑल्टरनेटिव वेज यूज़ कर सकते हैं, किसी भी काम को हम सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी इन दियर डेली स्केड्यूल, या फिर रिप्रिमेंडिंग देम ऑफन फॉर बीइंग रेस्टलेस, उनको अगर प्रॉब्लम है तो उनको हम बार बार डांटें, क्या इससे कुछ काम बन सकता है? या फिर उनको फिजिकली एक्टिविटी में, फिजिकली उनको थोड़ा सा एक्टिवेट किया जाए, जिससे कि उनका जो शेड्यूल है उसमें फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट सब कुछ पैरेलली चल सके। तो देखिए, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वो थोड़े से परेशान है, हमारे जो हाइपर एक्टिव यानी कि जो सेंसिटिव बच्चे हैं, अगर वो थोड़े से परेशान है तो उनको बात बात पे हमें डांटना नहीं चाहिए। इस तरह से ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग, आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु आर, जो हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो किन बच्चों को पहचानती है? डाइवर्जेंट यानी कि अलग अलग, यानी कि जो फैली हुई हो, डाइवर्ज हो, जिसका सोचने का दायरा बड़ा हो। एक ऐसी सोच किस तरफ इशारा करती है? डिसेबल्ड बच्चों की तरफ, डिसलेक्सिक बच्चों की तरफ, क्रिएटिव बच्चों की तरफ, या फिर रेजिलिएंट बच्चों की तरफ? तो हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग बताती है कि हम कितना क्रिएटिव हैं। नेक्स्ट वन इज which one of the following does not describe the ways in which a teacher can model problem solving for children in the classroom? आपको बताना है कि कौन सा वो स्टेटमेंट है जो बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, टीचर के लिए ठीक नहीं बैठता है, फिट नहीं बैठता है। डिस्कस योर थॉट प्रोसेस अबाउट सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, बी ऑनेस्ट अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स वाइल सॉल्विंग समथिंग, यूज vocabulary like think, ideas, trial and different answers, आस्क क्वेश्चंस विद कॉन्वर्जेंट आंसर्स। क्या आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए जिनका एक फिक्स जवाब हो कि आपके देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है या फिर आपके फादर का क्या नाम है? क्या इस तरह के जो आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो कैपेसिटी है उसको एलिवेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं इस तरह के आंसर्स एलिवेट। अगर हमें करवाना है ये सारी चीज़ों को एलिवेट, तो हमें कॉन्वर्जेंट नहीं, डाइवर्जेंट थिंकिंग पर फोकस करना पड़ेगा, जिसके बारे में अभी अभी हमने पीछे पढ़ा था। इस तरह से ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। पूछा गया है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा एक इमोशन है?
मेमोरी, फियर, अटेंशन, स्टिमुलस। तो देखिए इतना इजी सा क्वेश्चन है, आपने रस, छंद, अलंकार पढ़े होंगे, तो ऑप्शन सेकंड यानी कि फियर हमारा इमोशन है। नेक्स्ट वन इज a 3-year-old child explains that milk is produced by a machine at the milk booth. Which one of the following offers the best explanation of the child's understanding? बच्चा एक डेयरी पे गया और उसने बोला कि जो दूध है, मिल्क है, वो मिल्क मशीन से जनरेट किया जाता है। तो इससे क्या पता चलता है? द चाइल्ड हैज़ वेरी लिमिटेड एक्सपोजर ऑफ द वर्ल्ड. द चाइल्ड्स आंसर इज बेस्ड ऑन हिज हर एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग मिल्क फ्रॉम द मिल्क बूथ. द चाइल्ड हैज़ नेवर सीन काउज. द चाइल्ड्स फैमिली डज नॉट ऑफर ए स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट टू द चिल्ड्रन. इनमें से क्या ठीक हो जाएगा? तो देखिए ऐसा तो नहीं है कि उसने बिल्कुल दुनिया नहीं देखी है, ये क्रॉस हो गया। ऐसा भी नहीं है उसने गाय कभी नहीं देखी होगी इसलिए वो मशीन से मिल्क जनरेट होने की बात कर रहा है। या फिर ऐसा भी नहीं है कि उसकी फैमिली नहीं चाहती है, उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दे पा रही है, इसलिए उसको ये बात पता नहीं है कि जो दूध है वो हमें एनिमल्स से मिलता है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि दूध मशीन से मिलता है। तो देखिए ये जो बात कही है बच्चे ने, वो कभी गया होगा डेयरी पर, उसने देखा होगा कि अच्छा जो दूध है वो मशीन से निकल कर आ रहा है। तो ये उसने एक्सपीरियंस किया है, ये उसके एक्सपीरियंस पे बेस्ड स्टेटमेंट है। तो इस तरह से ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चे का जो आंसर है वो बेस है उसके अपने एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग मिल्क पे फ्रॉम मिल्क बूथ. नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टीचर्स रोल. एक टीचर के रोल को कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करती है? टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लासरूम इज टू मेंटेन डिसिप्लिन. अ टीचर शुड adhere to the prescribed textbook. Completing the syllabus on time, leaving enough time for revision is important. Creating a relaxed space where children learn through dialogue and inquiry. तो देखिए टीचर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो यही है कि वो एक ऐसी क्लासरूम बनाए जहाँ पे ओपन स्पेस हो, बच्चे के लिए डिस्कशन कर सके, बच्चे इंटरेक्शन कर सकें, बच्चे ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्ट कर सकें और उसके थ्रू सीख सकें, अपनी क्रिएटिविटी को ऑप्टिमल लेवल पे लेके जा सके. तो इस तरह से ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम एनकरेजेस रिच लर्निंग. रिच लर्निंग को कौन सी क्लासरूम हमारी एनकरेज करेगी? A classroom with a variety of material displayed in the class beyond the reach of children so that the material lasts longer. क्या हमें जो हमारी TLM है उसको बच्चे के रीच से दूर रखना चाहिए जिससे कि वो ज़्यादा चल सके? ये तो बिल्कुल नेगेटिव और सेंसलेस सी बात है भाई. TLM बच्चों की यूज़ करने के लिए, उसको रखने के लिए नहीं है केवल इस डर से कि वो ख़राब हो जाएगी. अब चीज़ें यूज़ होंगी तो ख़राब भी होंगी ना. अ क्लासरूम विद ओपन एक्टिविटी कॉर्नर्स एंड अ वैरायटी ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन ओपन शेल्स एक्सेसिबल एनी टाइम ऑफ द डे. हमारी जो क्लास है वो फुल होनी चाहिए लिटरेचर से, बच्चों के लिटरेचर से, बच्चों के TLM से, और वो किसी भी टाइम बच्चे उसको एक्सेस कर पाएँ, ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए. तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है. अ क्लासरूम विथ नीटली ऑर्गेनाइज मटेरियल इन कबर्स ब्रॉट आउट वंस इन अ वीक फॉर फ्री प्ले. केवल एक बार, हफ्ते में एक बार लाना चाहिए, ये सारी चीज़ों को बाहर लाना चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए. ये भी हमारा क्रॉस है. अ क्लासरूम विद स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान लर्निंग ड्रिवन बाय टेक्स्ट बुक कंटेंट. या केवल टेक्स्ट बुक कंटेंट पर बेस्ड हमारी क्लास होनी चाहिए? ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा. इस तरह से ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन द क्लासरूम. देखिए यहाँ जो स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी ठीक हो सकती हैं टेक्स्ट बुक के बारे में, बट आपसे मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा गया है. दे आर वन ऑफ द रिसोर्स एंड रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल इन द क्लास. They maintain homogeneity in learning across a nation or the state. They provide guidance to teachers and parents about the cause of study. They form the most essential learning resource in a resource-starved content. तो देखिए इस बारे में ऑप्शन हमारा वन करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दे आर वन ऑफ द रिसोर्स एंड रेफरेंस मटेरियल्स अवेलेबल इन द क्लास. नेक्स्ट वन इज द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 डिराइव्स इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम. आपको बेसिक आइडिया बताना है NCF 2005 का. क्या ये ह्यूमनिज्म पर बेस है, बिहेवियरिज्म पर बेस है, कंस्ट्रक्टिविज्म पर, या फिर कॉग्निटिव थ्योरीज पर? तो बिल्कुल सही, ये कंस्ट्रक्टिविज्म पर बेस है. हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहता है कि हमारा एग्जाम सिस्टम थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बच्चों को रटंत विद्या से बाहर निकाल के थोड़ा उनको उनके एक्सपीरियंस बेस जो लर्निंग है वो करवानी चाहिए. यानी कि उनके जो एक्सपीरियंस हैं उनको टीचर एज अ फैसिलिटेटर फैसिलिटेट करे, ना कि डिक्टेटर बन के उनको कमांड दे. और यही सेम चीज़ हमारी कहती है कंस्ट्रक्टिविज्म की थियरी. तो इस तरह ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. द चिल्ड्रन इन अ क्लास कैन बी कंसिडर्ड टू बी मोटिवेटेड इफ. हमारे कौन से क्लास में कौन से बच्चे मोटिवेटेड कहे जा सकते हैं? दे कम टू स्कूल नीटली ड्रेस्ड इन यूनिफॉर्म. जो साफ़ सुथरी यूनिफॉर्म पहन के आते हैं. ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि साफ़ सुथरी यूनिफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि बच्चा इंटरनली मोटिवेटेड है. इसका ये मतलब है कि उसके पेरेंट्स अवेयर हैं कि अपने बच्चे को स्कूल कैसे भेजना है. दे मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास.
ऑल आर रेगुलर इन अटेंडेंस, अटेंडेंस भी पेरेंट्स के हाथ में होती है, वो बच्चे को भेज रहे हैं रेगुलरली या फिर नहीं भेज पा रहे हैं। दे आस्क क्वेश्चन सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर। देखिए एक ऐसा बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है, क्वेश्चन तो वही पूछेगा ना जिसको समझ नहीं आया, और समझ किसको नहीं आएगा, जिसने थोड़ी सी भी अटेंटिवली क्लास को सुना है। तो इस तरह से ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बच्चे लगातार क्वेश्चनिंग कर रहे हैं क्लास में तो इसका मतलब है कि वो इंटरनली मोटिवेटेड हैं, पढ़ रहे हैं, तभी उनको इश्यूज आ रहे हैं। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल फॉर टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस लर्निंग। चिल्ड्रन के लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा इनमें सबसे ज़्यादा सुटेबल है? रेगुलर असेसमेंट टेस्ट शुड बी कंडक्टेड, टीचर शुड एक्सप्लेन द content using different examples and illustrations, all type of learning material should be there in the class, teacher should facilitate children to interact with each other on real life situations। तो देखिए बाकी सारी चीज़ों में हमारा ऑप्शन 4 मोस्ट अप्रोप्रिएट है कि चिल्ड्रन के लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए हमें उसे इस तरह से फैसिलिटेट करना चाहिए कि बच्चों को आपस में ज़्यादा से ज़्यादा रियल लाइफ सिचुएशंस पर इंटरेक्ट करने का मौका मिले ताकि वो सीख पाएँ। इस तरह ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। हमारा आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, द डिसिप्लिन विच हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ लर्निंग एनवायरनमेंट इज ऑफ द काइंड विच हेल्प्स। यहाँ डिसिप्लिन के बारे में पूछा गया है कि कौन सा डिसिप्लिन लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए बेस्ट है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, टू क्रिएट साइलेंस, टीचर्स टू गिव इंस्ट्रक्शंस, चिल्ड्रन रोट मेमोराइज देयर लेसन्स। तो देखिए फर्स्ट हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा कि एक ऐसा अनुशासन, एक ऐसा डिसिप्लिन जो बच्चे को अपने लर्निंग को रेगुलेट और मॉनिटर करने में हेल्प करे, वही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है लर्निंग में। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेसिक शाला जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ, जिससे कि हम आपके लिए और ज़्यादा कंटेंट लेकर आ सकें। तब तक के लिए